Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So this is another lecture on important modern Indian history questions. ठीक है, हमारा ये फर्स्ट सीरीज में आ गया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा आप देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम जो भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूजीसी नेट, ठीक है, एसएससी, रेलवेज़ का कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, तो इसमें ये जो सीरीज़ है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो इसीलिए हम ये सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें बिल्कुल हमने जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए हुए हैं। तो ये हेल्प करेगी आपकी रिवीजन में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम आज कंटिन्यू करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम 6th क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अभी आप क्या करें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ के बताऊँगी, ठीक है। आप को 10-20 सेकंड्स दिए जाएंगे, आप उसको आंसर सोचिए, ठीक है। अपनी एक नोटबुक में आंसर लिख लीजिए। उसके बाद जब हमारा एट द एंड ऑफ लेक्चर आप देखेंगे कि आपके कितने टोटल में से कितने सही हुए हैं, कितने करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। एंड देन आप क्या कीजिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कीजिए, ठीक है। तो पता लगता रहेगा मुझे भी कि आपको फ़ायदा हो रहा है क्या है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और आप खुद भी देखिए, साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आप साथ में मार्क करते जाइए कि किधर आपका जो है गलत गया या क्या, मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है ऐड करनी है, तो वो आप अपनी नोटबुक में करते जाइए। तो ऐसे आप एक नोटबुक बना लीजिए। हम जैसे हमारे और भी इसमें लेक्चर्स आएंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। अब जैसे हमने बात की थी, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत केयरफुली पढ़िए। अब क्वेश्चन में कौन क्या है, नॉट करेक्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है, आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1814, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी। सेकंड है, वेदास वॉज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली बाय राजा राम मोहन रॉय, वेदास को राजा राम मोहन रॉय ने बंगाली में ट्रांसलेट किया। देन सी जो ऑप्शन है वो है, राजा राम मोहन रॉय did not believe in philosophy of उपनिषद and denounced it, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो उपनिषद में नहीं बिलीव करते थे, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है, ही वॉज अगेंस्ट पॉलीगैमी एंड डिमांडेड राइट ऑफ इनहेरिटेंस फॉर वुमेन, ठीक है। वो पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे और उन्होंने वुमेन के लिए इनहेरिटेंस का जो है राइट की डिमांड की थी, ठीक है। तो ये आपकी 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप इसके बारे में सोचिए, आंसर लिखिए, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, होप सो आपने आंसर अपना लिख लिया होगा। अभी हम इसका करेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए इसमें आपको बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी नॉट करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाता है सी, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय डिड नॉट बिलीव इन फिलॉसफी, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते थे फिलॉसफी ऑफ उपनिषद में,
उनका क्या था, देखिए वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं थे। आपको ये चीज़ समझनी होगी, राजा राम मोहन रॉय की जब हम बात करते हैं वो हिंदुइज्म के अगेंस्ट नहीं थे, बट उनका क्या था, वो चाहते थे कि अगर हिंदुइज्म में कुछ इविल्स है, कुछ गलत प्रैक्टिसेस है, उसको हम दूर करें ताकि हिंदुइज्म और ज़्यादा प्रॉस्पर करे, ठीक है। बिकॉज अभी जैसे उसमें देखिए आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, सती को बैन करने की बात करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, ठीक है, अपोज किया, जो हिंदू कंजर्वेटिव्स थे कि आप हिंदू रिलीजन को चेंज कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को चेंज कर रहे हैं। बट उनका ऐसे था कि अगर कोई प्रैक्टिस गलत है तो उसको सही किया जाए ना, ठीक है। तो उपनिषद में वो बिलीव करते थे, ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। उसके बाद हम बाकी ऑप्शंस भी अभी देख लेते हैं। आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1814, ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ये 1828 में रीनेम होके, मतलब आगे ऑर्गेनाइज होके आत्मीय सभा क्या बनता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप कमेंट सेक्शन में उसको बताइए, ठीक है। तो उसके बाद बी स्टेटमेंट है, वेदास वॉज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली बाय राजा राम मोहन रॉय, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने बंगाली में भी वेदास को ट्रांसलेट किया था। देखिए अभी ये वेदास और उपनिषद इनमें ये बिलीव करते थे, ठीक है। उसके बाद डी स्टेटमेंट आ जाती है, वो पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, बिल्कुल सही। पॉलीगैमी क्या हो ना, मतलब जैसे एक से ज़्यादा शादियाँ अगर जैसे बुक करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, तो उसके अगेंस्ट थे वो। और वो वुमेन की, देखिए वुमेन के वेलफेयर की हमेशा से बात करते थे। वो बोलते थे कि उनको भी जो है इनहेरिटेंस का राइट मिलना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में, है ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़कों को ही मिल रहा है, लड़कियों को, वुमेन को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर होता है सी, तो ये करेक्ट नहीं है। तो चलिए एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको और बहुत सारे फैक्ट्स पता लगते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन रॉय जो थे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में बिलीव करते थे, ठीक है, रेशनलिज्म में बिलीव करते थे। ये ऐसा नहीं बोलते थे कि जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, नहीं, साइंटिफिक लॉजिक कि हाँ इसके लिए अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है तो उसको सही कीजिए, ठीक है, तो उस चीज़ में बिलीव करते थे। उसके बाद जैसे हमने बात की कि वेदास को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया और साथ ही साथ उपनिषद को भी इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। उसके बाद ये सपोर्टर थे फ्रीडम ऑफ प्रेस के, प्रेस की फ्रीडम की बात करते थे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में भी राजा राम मोहन रॉय ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। इन्होंने डेविड हेरे करके एक बंदा था, उसके साथ मिलके जो है हिंदू कॉलेज को सेटअप करा 1817 में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछ लेते हैं। और उसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांता कॉलेज फाउंड किया, जिधर इंडियन कोर्सेज को भी पढ़ाया जाता था और वेस्टर्न कोर्सेज को भी, ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद वुमेन की कंडीशन के लिए भी इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, जैसे हमने अभी बात की थी इनहेरिटेंस की डिमांड की, राइट करते हैं, राइट, पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे। फिर इन्होंने विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल थे उनको बोला कि भाई ये सती की जो प्रथा है, ठीक है, ये बहुत गलत है। इनकी एक्चुअली खुद की जो भाभी है वो सती हुई थी, ठीक है, तो इन्होंने वो बहुत करीब से देखा था और ये बहुत इनको मन को बात लगी थी कि ये क्या है, मतलब हस्बैंड की डेथ होती है उसके बाद जो है उसकी वाइफ को भी जीने का राइट नहीं है, ठीक है। तो उस बात पे ये जो है इन्होंने एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल की बात जो है इन्होंने स्टार्ट की और फाइनली जो है विलियम बेंटिक को इन्होंने कन्विंस किया और 1829 में रेगुलेशन जो है पास हुआ जिससे सती को इलीगल बनाया गया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि सती, एंटी सती मूवमेंट को किसने सपोर्ट करा, कि किसकी हेल्प से जो है वो पास हुआ, तो राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पॉलीगैमी को जैसे अपोज किया, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा जो है उसको इन्होंने सेटअप किया था, ठीक है। फिर ये मोनोथिज्म में बिलीव करते थे, ये हमने पहले भी लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक गॉड इज जस्ट वन, उसमें बिलीव करते थे, बहुत सारे ऐसे गॉड्स वगैरह में नहीं, ठीक है, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, ठीक है। बाद में इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था,
जो भी हमने अभी बात की थी, मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन में, तो यही था उसका आंसर कि आत्मीय सभा बाद में रीऑर्गेनाइज करके 1828 में ये उसको ब्रह्मो समाज की फॉर्म में जो है इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेदास और उपनिषद में बिलीव करते हैं, ये हमने ऑलरेडी बात की। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है अगर हम पॉलिटिकली भी चीज़ें देखें तो ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी जैसे लॉज को इंटरप्रेट करना सही है गलत है, तो उसकी सेपरेशन की बात करते थे। ठीक है, ये आप माइंड में रख सकते हैं आपके पॉइंट। बट हाँ, ये हमने जो इनके ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा इनको माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, इसमें आपको ये स्टेटमेंट्स देखनी है। ठीक है, फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है कि कर्जन जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट। ठीक है, टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंग्लिश इन कैलकाटा कॉरपोरेशन। कर्जन ने कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस करा ताकि वो इंग्लिश को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे सके कैलकाटा कॉरपोरेशन में। ठीक है, सेकंड आपकी स्टेटमेंट आती है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स जो है लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है सही है गलत है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है एवोल्यूशन ऑफ सती टुक प्लेस अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो आपको बताना है। आपका ए ऑप्शन है फर्स्ट एंड 3 ओनली। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। बी ऑप्शन है फर्स्ट ओनली। सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी यहाँ पे आप इसको सेकंड एंड थर्ड कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, सेकंड एंड थर्ड कर लीजिए। ओके, उसके बाद डी ऑप्शन है आपका सेकंड ओनली। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स देती हूँ, आप इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो आई होप आप सबने इसका आंसर अभी कर लिया होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी जो है वो सही है। ठीक है, कर्जन ही थे, उन्होंने कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ताकि जो इंग्लिश है उनको कैलकाटा कॉरपोरेशन में जो है जगह मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपका सही हो जाता है। सेकंड जो है ये गलत क्यों है, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है लॉर्ड रिटन ने नहीं, ये आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था। देखिए एक माइंड में बात रखिए, अगर स्टार्टिंग में ब्रिटिश रूल के कुछ अच्छे काम होने लगे थे ज़्यादा, ठीक है, वो अभी हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, तो वो मतलब स्टार्ट ज़्यादा जो अगर आपको दिखेंगी स्टेटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली वो लॉर्ड रिपन ने किए होंगे। ठीक है, ये थोड़े अच्छे थे, मतलब कि जो इंडियंस का वेलफेयर सोचते थे। बाकी आप कर्जन की बात कीजिए, लॉर्ड लिटन की बात कीजिए, इन्होंने ऐसे ऐसी पॉलिसीज़ निकाली जो इंडिया के मतलब इंडिया के लिए अच्छी नहीं थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लॉर्ड रिटन जो है वो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं 1878 में। ठीक है, तो वो प्रेस पे रोक टोक लगाते हैं। तो इस तरह से जो है लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने कुछ अच्छे काम करे थे, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये आपने होप सो सबने कर लिया होगा। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती जो है इन्होंने बोला वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर हुआ था। ठीक है, सती जो ख़त्म हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के अंडर हुई थी, ये गलत है। ठीक है, अभी हमने बात की कि राजा राम मोहन रॉय ने किसको कन्विंस किया था, विलियम बेंटिक को। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए हम थोड़े से और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। पता क्या है कि
कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है किस गवर्नर ने क्या करा था, स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया इन चीज़ों का रखना होता है। तो देखिए कर्जन की बात जब आती है, कर्जन की आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इन्होंने अभी हमने देखा 1899 में कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, वही था कि उसमें जो है ब्रिटिश मेंबर्स को बढ़ाना था, ठीक है, कैलकाटा कॉरपोरेशन में। दूसरी बात इन्होंने और कौन सा एक्ट लेके आई है जो इम्पोर्टेंट है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या था, इन्होंने इस पे भी यही था कि ब्रिटिश कंट्रोल को इंक्रीज करना है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ पे। जैसे कैलकाटा कॉरपोरेशन का था कि हाँ ब्रिटिश का कंट्रोल ज़्यादा करना है, उसमें ब्रिटिश के नंबर्स ज़्यादा करने हैं। सिमिलरली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में भी जो था ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ाना था, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इन्होंने बंगाल की पार्टीशन जो है वो लेके आए थे ये, ठीक है। बंगाल को पार्टीशन करा, उसके अगेंस्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी मूवमेंट चली थी, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। तो आप अगर स्वदेशी मूवमेंट के कॉजेज भी लिखते हैं, आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है, ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है ये कर्जन की जो एक्टिविटीज़ थी ये रिस्पॉन्सिबल थी, और मेनली होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके अगेंस्ट ही हमारा स्वदेशी मूवमेंट 1905 से इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज, मॉडरेट फेज, ठीक है। तो वो हमने स्वदेशी मूवमेंट पे आप देखेंगे हमारा लेक्चर बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको किसी को उसके बारे में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लॉर्ड रिपन की तरफ। लॉर्ड रिपन जैसे हमने बात की कि ये कुछ इन्होंने अच्छे काम किए थे इंडिया के लिए, तो इन्होंने जैसे फैक्ट्री एक्ट लेके आए 1881 में। इसमें वही था कि वर्किंग जो कंडीशंस है फैक्ट्री वर्कर्स की उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। चिल्ड्रन जो बच्चे 7 साल से कम थे, बिलो द एज ऑफ 7, उनकी जो है अपॉइंटमेंट को इन्होंने बंद किया कि इतने छोटे बच्चों को जो है फैक्ट्रीज में वर्क नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो कुछ मशीन्स ज़्यादा जो है डेंजरस होती थी उनकी फेंसिंग की बात की, ताकि ओवरऑल जो है थोड़ी सेफ्टी इंश्योर हो सके वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए ये लॉर्ड रिपन ने अच्छे काम किए थे, है ना। उसके बाद इन्होंने और क्या किया, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है। इसीलिए इन्होंने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो फाउंडेशन रखी थी वो किसने रखी थी, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1883 में जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इल्बर्ट बिल को, ठीक है। इल्बर्ट बिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसमें क्या था, इसमें क्या था कि बेसिकली जो इंडिया, पहले क्या होता था, जो इंडियन जजेस होते थे ना वो ब्रिटिशर्स के केस नहीं देख सकते थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अगर केसेस हैं तो वो सिर्फ ब्रिटिशर जो जजेस होते थे वही ट्राई कर सकते थे, वही देखते थे। बट इन्होंने इस चीज़ को रिमूव किया कि हाँ इंडियन जो जजेस हैं वो भी अब उनको देख पाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश जो है कोई क्रिमिनल केसेस हैं ब्रिटिशर्स के, उनको जो है इंडियन जजेस भी अभी ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे इन्होंने क्या था, इंडियन जजेस को इक्वल बेसिस पे लेके आने की ट्राई की थी ब्रिटिश जजेस के लिए, ठीक है, ब्रिटिश जजेस के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बट देखिए क्या हुआ था, बाद में इसका बहुत विरोध किया गया कि आप ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स की आप तो पावर को वो कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इसको फिर नाम दिया गया था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये माइंड में रखना है और इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ें, ये बहुत बार आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक आपको बताना है क्या कौन थे, ठीक है। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी विलियम बेंटिक कौन थे, ठीक है। तो उसके बाद विलियम बेंटिक जो थे इन्होंने जैसे कुछ जो है रिफॉर्म्स लेके आई है, जैसे सती की बात हमने की थी, ठीक है, उसको इलीगल बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 का पास किया, जिससे इन्होंने
इंग्लिश को, जैसे इंग्लिश को बोला हायर कोर्ट्स में, तुम कोर्ट्स वगैरह में इंग्लिश को यूज़ करोगे। अब पहले पर्शियन यूज़ होती थी, जैसे मुगल टाइम्स वगैरह में आप हमारे पहले जो देखेंगे वहाँ से हम पर्शियन जो है कैरी कर रहे थे, पर्शियन हमारी चलती थी कोर्ट्स वगैरह में। बट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, उसके तहत इन्होंने बोला कि अभी इंग्लिश का यूज़ होगा हायर कोर्ट्स में, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे, कुछ ये गवर्नर्स ने जो किया, आपको ये माइंड में रखनी है सारी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी हम अभी बात करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट कल्टिवेटर्स बिकेम द ओनर्स ऑफ लैंड पेइंग फिक्स्ड रेवेन्यू टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अंडर इन्होंने बोला कि जो कल्टीवेटर्स थे, फार्मर्स थे, ठीक है, किसान लोग थे, वो ओनर बन गए थे लैंड के, ठीक है, और वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पे कर रहे थे। आपको बताना है ये सही है कि नहीं सही, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, रियोतवाड़ी सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पंजाब पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कवरिंग अप्रॉक्सीमेटेड 30% ऑफ टोटल एरिया, ठीक है। ये आपको अब दोनों स्टेटमेंट्स बतानी है ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ए ऑप्शन फर्स्ट ओनली, बी ऑप्शन सेकंड ओनली, सी बोथ, डी नन, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो है 20 सेकेंड्स दे रही हूँ अप्रॉक्सीमेटली, आप इसका आंसर कीजिए। तो चलिए, आई होप आप सबने आंसर इसका कर लिया होगा। तो देखते हैं हम अभी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी आती है कि अंडर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो एक्ट था इसके अंडर कल्टीवेटर्स जो हैं ओनर्स बन गए थे लैंड के, और एक फिक्स्ड रेवेन्यू वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करते थे, ठीक है। तो अभी देखिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। रीज़न बीइंग, पहले तो यहाँ पे कल्टीवेटर्स ओनर नहीं बनते, ठीक है, कल्टीवेटर्स ओनर नहीं बनते। यहाँ पे कौन ओनर बनते हैं? ज़मींदार, ठीक है। देखिए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। तो यहाँ पे जो है ज़मींदार से वो ऑनर बन जाते थे, ठीक है, वो मालिकाना उनको हक दिया जाता था लैंड का, कल्टीवेटर्स को नहीं दिया जाता था, ठीक है। और हाँ ये स्टेटमेंट सही है कि वहाँ पे जो है फिक्स्ड रेवेन्यू पे करना होता था कल्टीवेटर्स को, ठीक है। तो बट ये कौन ओनर बनते हैं? ज़मींदार, ये आपको माइंड में रखना है, इसलिए ये गलत हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है आपकी, इसका आंसर आएगा डी नन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो बात की है कि रियोतवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, दैट इज़ नॉट रियोतवाड़ी, वो कौन सी थी? महालवाड़ी, ठीक है। आपको थोड़ा एरियाज अभी हम नीचे देखेंगे, आपको माइंड में रखना होगा कौन सी कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। तो महालवाड़ी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी पंजाब वाले नॉर्थ वेस्ट के पार्ट्स में, ठीक है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जल्दी से हम ये रेवेन्यू सेटलमेंट्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी, ठीक है। तो ये लैंड रेवेन्यू की जो सेटलमेंट्स थी ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज बनता है, इनसे जो एक्सप्लॉयटेशन हुई थी पीजेंट्स की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज बनता है किसका? ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है वहाँ पे भी। तो चलिए फिर आइए देखते हैं,
परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस में, ये आपको याद रखना है, इन 1793। तो बेसिकली देखिए, पहले आपको ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो ब्रिटिशर्स थे, राइट, उनका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस था पैसा कमाना। वो थे ही वो पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ के लिए आई थी? बिजनेस करने के लिए इंडिया में। तो उनका था हमें मैक्सिमम पैसा कमाना है, मैक्सिमम ट्रेड करना है। तो वो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे कि जिससे उनको बेनिफिट हो पैसे वाइज, ठीक है, कमर्शली। तो उन्होंने बोला कि हम कुछ ऐसी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस करें जिससे हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा हो। इसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि इंडियंस का क्या हाल होगा, ठीक है, इंडियंस को कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगी, बट उनको था कि हमें मैक्सिमम रेवेन्यू जो है गेन हो। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में इन्होंने एक फिक्स्ड इनकम की बात की कि हाँ, हम रेवेन्यू जो है फिक्स्ड कर देंगे, जिससे इनको था कि हमें स्टेबल जो है इनकम वगैरह मिलती जाएगी, है ना, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम ज़मींदार को ओनर बना देंगे, भाई देखिए तू पकड़, तू इस ज़मीन का ध्यान रख, हमें बस जो है कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करके लेके आ हमारे लिए, ठीक है। उसका जो है 1/11 जो है तुम रखोगे, ठीक है, बट उसका जो 10/11 पार्ट है, सपोज देखिए आपके पास एक ये पूरा रेवेन्यू हो गया, ठीक है, इसका जो है आपके इसके 11 रुपये हैं सपोज, ठीक है, तो इसमें से जो 10 रुपये हैं वो तुम हमें दे देना, उसका जो एक हिस्सा है 1 रुपये है वो तुम रख लेना, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सी ये बात की थी, फिक्स्ड कर दिया था, ठीक है, तुम 11 रुपये लेके आ रहे हो, उसमें से जो 10 रुपये हमें दे देना, 1 रुपया तुम खुद रख लेना, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसके बाद इनको क्या था कि हमें कोई अब टेंशन नहीं है, ठीक है, ज़मींदार अपने आप करेगा, उसको भी तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, बाकी वो 10 रुपये हमें लेके देगा, ठीक है, हमारी एक फिक्स्ड इनकम बन जाएगी। तो ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वाले एरियाज़ में, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का अगर हम देखें जो ब्रिटिश के अंडर एरिया था, तो 19% एरिया कैप्चर कर रहा था ये, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें क्या हुआ था, ज़मींदार्स को हमने बोला उनको ओनर्स बना दिया गया, उनको मालिक बना दिया गया, और जो पीजेंट्स थे उनको क्या बना दिया गया? बेसिकली एक किराएदार, ठीक है, टीनेंट। अब वो वही हो गया ना, ओनर तो वो है, वो पीजेंट्स उसकी लैंड पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो एक टीनेंट बन गए सिर्फ, ठीक है। तो उसके बाद ज़मींदार को ही राइट थे कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, अगर उसको लैंड को सेल करना है, लीज करना है, वो सारी ज़मींदार को ही राइट्स थे। तो पीजेंट्स का अब क्या हुआ, उसको ज़मींदार के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि ज़मींदार के ऊपर डिपेंड हो गए थे कि वो कैसे करेंगे, उस पर पीजेंट जो है बेचारा डिपेंड था, ठीक है। और ये जो रेवेन्यू के रेट्स होते थे ये भी बहुत ज़्यादा हाई होते थे, इसीलिए जो है हमारे जो पीजेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये आप देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हो, चाहे रियोतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, तीनों में ही जो लैंड रेवेन्यू थे बहुत ज़्यादा हाई होते थे, बहुत ज़्यादा हाई, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखिए पीजेंट्स तो बेचारे एक्सप्लॉइट हो ही रहे थे, ज़मींदार क्या थे बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्रूअल हो जाते थे कई बार कि हाँ तुम हमें इतना दो, नहीं तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट चाहिए होता था, राइट। तो इस तरह से जो है पीजेंट्स बेचारे बहुत प्रॉब्लम में आ गए थे। बट यहाँ पे जो छोटे ज़मींदार थे उनको भी एक प्रॉब्लम हुई थी। अब उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हमें हमेशा जो है एक रेवेन्यू वगैरह आता रहे, ऐसा ना हो हमें कोई ज़मींदार जो है वो रेवेन्यू हमारे पास नहीं लेके आ रहा, राइट। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था, उन्होंने सनसेट क्लॉज नाम की एक पॉलिसी इसमें निकाली। उसका बेसिकली क्या था, जैसे सपोज उन्होंने बोल दिया कि आज जैसे 29 सितंबर है, राइट, तो 29 सितंबर तक तुम जो है हमें रेवेन्यू पे करोगे, राइट। ज़मींदार को बोला तुम हमें रेवेन्यू ला के दोगे, बट अगर 29 की इवनिंग हो गई, सनसेट हो गया, ठीक है, तब तक जो है वो रेवेन्यू नहीं आता, तो वो क्या करते थे, ज़मींदार की ही लैंड को कब्जा कर लेते थे कि तुम जाओ, तुम काबिल नहीं हो, तुम हमें रेवेन्यू नहीं ला के दे रहे इससे, तो लाओ अपनी लैंड जो है हमें दे दो। अब इससे जो कुछ ज़मींदार थे, वो बहुत सारे ज़मींदार थे जिनकी लैंड जैसे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर ली थी। आप देखेंगे जब हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अभी बात की है, राइट, इसमें
अप्रॉक्सीमेटली 21,000 जो है तालुकदार ज़मींदार थे जिनकी लैंड्स जो है ब्रिटिश ने इस पॉलिसी के अंडर जो है कॉन्फिस्केट कर ली थी, कब्जा कर लिया था उस पर, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कोज बना था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो इस तरह से हमारे किसान लोग जो हैं, ज़मींदार लोग हैं, पीजेंट्स हैं, वो एक्सप्लॉयट हुए थे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में, ठीक है। तो ये आपको देखना है। उसके बाद रियोतवाड़ी सेटलमेंट में अभी हमने देखा जैसे ज़मींदार परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में ओनर्स थे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है अब ज़मींदार्स को निकाल दिया गया। ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरमीडिएटरी वाला काम है, ज़मींदार हमारे बीच में जो है इंटरमीडिएटर है, इनको निकाला जाए, खुद ही डायरेक्टली जो है अब पीजेंट से बात की जाए, ठीक है। तो इससे अभी उन्होंने डायरेक्ट पीजेंट्स से जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। रियोत का मतलब ही क्या होता है, पीजेंट्स, आपको याद रखना है, ठीक है। तो डायरेक्टली अब पीजेंट से ही सब कुछ लेना देना था, उन्हीं को ओनर्स बनाया था, अब वो ज़मींदार वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। ये जो है अडॉप्ट हुआ अराउंड 51% ऑफ टोटल एरिया। ये पता है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी में, उसमें भी पूछा गया था कि मैक्सिमम एरिया जो है किस सेटलमेंट के अंडर था, तो रियोतवाड़ी के अंडर था अराउंड 51%, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था रीड एंड थॉमस मुनरो, इनकी जो है रिकमेंडेशंस पे। तो टैक्सेस इसमें डायरेक्टली हमने देखा रियोत जो पीजेंट्स थे कल्टीवेटर्स उनसे लिए जाते थे, ठीक है। इसमें अब क्या था, इसमें जो है रेवेन्यू को कुछ देर तक तो उन्होंने फिक्स रखा था कि हाँ इतना तुम्हें रेवेन्यू फिक्स करना, मतलब इतना रेवेन्यू पे करना है, बट इसमें ये भी प्रोविज़न था कि हम इसको कभी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। और रेवेन्यू का रेट जैसे हमने पहले भी बात की बहुत ज़्यादा हाई होता था, फॉर अराउंड 45 to 55% तो रेवेन्यू ही देना पड़ जाता था। और देखिए ज़मींदार तो क्रूअल थे, बट उसमें कहीं ना कहीं फिर भी वो एक आ जाता था कि इंडियन टच, राइट, कहीं ना कहीं तो इनको वो चीज़ भी थी कि हाँ कुछ ज़मींदार ऐसे कर जाते हैं गड़बड़, है ना, इसीलिए इन्होंने अब खुद डायरेक्ट कांटेक्ट करने की बात की। और ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है अप्रेशन करते थे ज़मींदार से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको तो इंडियन से वैसे ही कोई मतलब नहीं था, इनको तो अपना प्रॉफिट ही देखना था। तो अब जो है हमारे पीजेंट्स थे, हमारे किसान लोग थे, इनकी एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से वो बेचारे जो है कर्जे वगैरह में डूबते जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल होता था। इनको कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए भी फोर्स किया जाता था, ठीक है। तो सब चीज़ें ये जो है उनको एक्सप्लॉयटेशन करी थी हमारे पीजेंट्स को। अभी आगे आ जाता है महालवाड़ी सिस्टम। ये जो था ये हमने जैसे ऊपर स्टेटमेंट्स में देखा था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस वाले एरिया में। 30% का जो ब्रिटिश एरिया था ये कवर करता था, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट होता था ऑन अ विलेज, ठीक है। पूरे विलेज पे एज अ होल एक रेवेन्यू को सेस किया जाता था, उसको ये जो है पे किया जाता था। बेसिकली विलेज हेडमैन को रखा गया था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार था, यहाँ पे विलेज हेडमैन था, ठीक है। जैसे कोई पंचायत का मुखिया हो गया, ठीक है, उसको बोल दिया जाता था कि भाई सारे घरों में से रेवेन्यू कलेक्ट कर सारे पीजेंट से और हमें ला के दे, ठीक है। तो ऑन होल विलेज जो है एक रेवेन्यू असेसमेंट की जाती थी, ठीक है। तो इसमें भी जो है ओनरशिप राइट्स पीजेंट्स के पास ही थे, ठीक है। और बस उनको अपना शेयर जो है रेवेन्यू का पे करना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। ये आपको रखना है दिमाग में। तो इन सब जो रेवेन्यू सेटलमेंट्स थी, इनके कारण हमारे जो है इंडियन पीजेंट्स जो हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इम्पॉवरिशमेंट हुई। तो ये सारी जो है हमारे लिए इन्होंने गड़बड़ की, ठीक है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको रिफॉर्म मूवमेंट दी हुई है, यहाँ पे उसके लीडर दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आता है प्रार्थना समाज, ठीक है, ज्योतिबा फूले। देन सेकंड आता है रामकृष्णा मिशन, स्वामी विवेकानंद। थर्ड आता है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियान डिरोजियो। फोर्थ आता है सत्य शोधक समाज, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली,
ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड थर्ड ओनली, ठीक है। एंड डी ऑप्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ ओनली, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ, आप इसका आंसर कीजिए। तो चलिए, आई होप आप सबने इसका आंसर कर लिया होगा। हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अभी। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड ओनली। रामकृष्णा मिशन को फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद ने, सही है। और यंग बंगाल मूवमेंट को जो है हेनरी विवियन डिरोजियो ने करा था, ये भी सही है। प्रार्थना समाज जो है ज्योतिबा फुले ने नहीं किया था, ये किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने, राइट। और ऐसे ही सत्य शोधक समाज जो था वो ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। तो चलिए हम एक बार जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट किसने करी थी या उसके आगे कुछ फीचर्स वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये मूवमेंट्स, कभी कभी ना क्वेश्चंस आते हैं इनसे। तो चलिए, प्रार्थना समाज हमने देखा आत्मारंग पांडुरंग थे। इन्होंने 1867 में जो है फाउंड की इन बॉम्बे, ठीक है। बेसिकली इनका वही था कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स करना, ठीक है, और फिर सोशल रिफॉर्म्स पे काम करना, जैसे विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज से मुझे याद आया, आपको ये बताना कि विडो रीमैरिज जो लीगल की थी, मतलब वो किसने करवाई थी, किसकी हेल्प से हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने सती की एबोलिशन की बात की, तो एक विडो रीमैरिज एक्ट आता है, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। देखिए, पता है क्या है, कमेंट्स में आप मेंशन करेंगे, आप कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उससे क्या है और स्टूडेंट्स की भी हेल्प होगी। तो नॉलेज हमेशा जो इंक्रीज होती है, नॉलेज शेयर करके इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमारा वही यहाँ पे एक मोटिव रहता है कि अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे कि हम इसको ऐसा एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाएं जिधर जो है स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि विडो रीमैरिज एक्ट जो पास हुआ था किसने पास करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विडो रीमैरिज जो की बात है, ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने प्रार्थना समाज ने काम किया था, वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये रिफॉर्म्स की बात करते थे। और इसमें कुछ और फेमस मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल एमजी रनाडे, आरजी भंडारकर, ठीक है, इन्होंने भी ज्वाइन किया था। उसके बाद आते हैं सत्य शोधक समाज, जो अभी हमने देखा ज्योतिबा फुले जो थे, इन्होंने फाइंड किया था 1873 में। और इन्होंने भी जो है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए काम मतलब किया, फाउंड इसको सत्य शोधक समाज को, ठीक है। बाकी जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने वुमेन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क किए। विडो रीमैरिज मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद इनकी जो वाइफ थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सावित्री बाई फुले, इन्होंने जो है फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बनाया था पुणे में, ठीक है, 1851 में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम्स में। तो सावित्री बाई फुले जो है इन्होंने पूना में स्कूल बनाया था 1851 में, ठीक है। और इन्होंने जो है विडोज़ के लिए, ठीक है, विडोज़ के लिए, और जैसे विडोज़ हो गए, उनके बच्चे वगैरह हो गए, उनके लिए भी एक होम खोला था। तो ये आपको माइंड में रखना है कि क्या क्या किया था ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यंग बंगाल मूवमेंट। ये हमने अभी ऊपर देखा किसने फाउंड किया था, हेनरी विवियन डिरोजियो ने, ओके। तो इसमें क्या था, बेसिकली हेनरी विवियन डिरोजियो आप देखेंगे ये थोड़ा रेडिकल थे, ठीक है। ये हिंदुइज्म के भी कुछ पुराने जो दक्यानुसी चीज़ें लगा लीजिए, या फिर जैसे मतलब थोड़े बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ थे इनके, जैसे ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे भी डिबेट करते हैं, ठीक है, ओल्ड कस्टम्स के ख़त्म करने की बात करते हैं। इसीलिए जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी ये थोड़ा इनके अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इन्होंने ज्वाइन किया था हिंदू कॉलेज को एज अ टीचर, ठीक है। और वही इनके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा रेडिकल होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी बड़ी रेडिकल टीचिंग देते थे ये, ठीक है।
तो बाकी इन्होंने वुमेन की एजुकेशन को सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद आता है रामकृष्णा मिशन। रामकृष्णा मिशन अभी हमने देखा था स्वामी विवेकानंद ने फाउंड किया था। कहाँ पे किया था? बेलूर में इन 1897। और इनके जो टीचर थे, इनके मेंटर थे, वो थे रामकृष्णा परमहंसा। तो इन्हीं के नाम पे जो है इन्होंने अपना रामकृष्णा मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। बेसिकली ये एक चैरिटेबल सोसाइटी की तरह काम करते थे, ठीक है। इसमें जैसे कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन काम करने हैं, स्कूल्स वगैरह को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इनकी जो है ऐसे काम किए जाते थे चैरिटेबल सोसाइटी की तरह, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है ये स्वामी विवेकानंद जो थे, इन्होंने प्रोपोगेट किया वेदांता का प्रिंसिपल, ठीक है। और इन्होंने एक ये इम्पॉर्टेंट बात बोली थी कि जो इंडियन नेशनलिज्म है उसके 4 बेसिक पिलर्स हैं। कौन कौन से? कि हमें जो है हमारी एंशियंट ग्लोरी, हमारा पास्ट है, उसमें तुम जो है प्राइड लो, उसमें तुम जो है उसको प्राउड हो, हमारा इतना अच्छा पास्ट है, ठीक है। जैसे हम ये बेस बनता है फिर आगे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का, ठीक है, जो हमारे स्वदेशी मूवमेंट में आती है, राइट, ठीक है। तो उसका एक बेस बनता है अपने पास्ट में, हमारा इंडियन पास्ट इतना अच्छा है, उसमें प्राउड फील करो, ठीक है। सेकंड जो है कंट्रीमैन की अवेकनिंग की बात करते थे, ये मोरल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करने की बात करते थे, ठीक है। और यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज, ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें एजुकेशन पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स के अंडर आ रही थी उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको देखनी है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 adopted provision to spend 1 लाख रुपीज़ एनुअली ऑन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैकॉले मिनट ऑफ 1835 रिकमेंड्स इंग्लिश एज मीडियम ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है इसमें स्टेटमेंट गलत है, सॉरी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं वेट करती हूँ कुछ सेकंड्स, आप इसका आंसर कीजिए। तो आई होप आप सबने इसका आंसर कर दिया होगा। तो चलिए हम फिर देखते हैं इसका कौन सा सही आंसर है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन ओनली, ठीक है। मैकॉले मिनट जो थे इन्होंने इंग्लिश को रिकमेंड करा था कि अभी पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो भी दी जाएंगी उसके लिए अब इंग्लिश का यूज़ होगा, ठीक है। और फर्स्ट आपका क्यों गलत है, इसमें देखिए 1 लाख रुपए जो एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात हुई थी, ये चार्टर एक्ट 1833 की नहीं थी। याद कीजिए किसकी थी? यस, चार्टर एक्ट 1813 की थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो बाकी इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है आपके बेसिकली एक्ट्स वगैरह हैं, जो स्टेप्स हैं ब्रिटिश इंडिया के अंडर लिए गए, उनको जो है मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसकी जो है PDF जो है शेयर कर दूँगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको देख सकते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हम एक बार जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले तो वही है कि जो ब्रिटिशर्स थे, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, एज अ ट्रेडिंग कंपनी आई थी। उनका एजुकेशन वगैरह का कोई मोटिव नहीं था कि इंडिया को यहाँ पे पढ़ाना है इंडियंस को, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उनका बेसिकली ट्रेडिंग का ही मेन ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम अपने जो है इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए कुछ लोगों को जो है अपर क्लास वगैरह हैं उनको हम एजुकेट कर देते हैं, ठीक है। तो अपर मिडिल क्लास वगैरह को, ठीक है, उससे क्या है हमें फ़ायदा होगा, ये हमारी बातें समझेंगे, ठीक है। तो एक मीडियम की तरह एक्ट करेंगे हमारे में और जो कॉमन यहाँ की जनता है,
ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, अदरवाइज इन्हें कोई शौक नहीं था इंडियंस को एजुकेट करने का, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्टेप्स लिए, इन्होंने सबसे पहले देखिए ये आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इन्होंने कलकत्ता में वहाँ पे एक मदरसा खोला था 1781 में, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बनारस में एक संस्कृत कॉलेज सेटअप हुआ बाय जोनाथन डंकन, ठीक है, 1792 में फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अब क्या था, इन पे जो है अब कुछ प्रेशर वगैरह आ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। अब इंडियंस जो हैं जो पढ़े लिखे होने लग गए थे, उनको था कि एजुकेशन पे और पैसा खर्च होना चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए एजुकेशन की, राइट, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज भी थोड़ा फोकस कर रहे थे इस पर, क्योंकि उनको था कि हम लोग पढ़े लिखे होंगे, हम उनको कन्वर्ट करेंगे, हम उनको क्रिश्चियनिटी की बातें बताएंगे, ठीक है, अदरवाइज तो वैसे हिंदू मुस्लिम ही बिलीव करते रहेंगे, राइट। तो इस तरह से उस प्रेशर के कारण चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आता है, जिसमें बात की जाती है 1 लाख रुपया एजुकेशन पे स्पेंड करने की एन्यूअली इन इंडिया, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन पे। तो ये स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर देखा था, राइट। तो उसके बाद एक आपको ये रखना है माइंड में, 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेटअप हुआ ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजलिस्ट कंट्रोवर्सी को लेके। अब इसमें क्या होता है, ओरिएंटलिस्ट होते हैं जो इंडिया की जैसे लैंग्वेजेस वगैरह को फेवर करते थे, राइट, एंजलिस्ट जो है वेस्टर्न को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनमें थोड़ा अग्री हुआ कि हम ओरिएंटल एजुकेशन पे भी थोड़ा बहुत पैसा जो है स्पेंड करेंगे, जो वो 1 लाख की बात थी ना, कि वो सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन पे नहीं, उसमें से कुछ जो है ओरिएंटल एजुकेशन के लिए भी रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको रखना है माइंड में, ये किसकी क्या रिकमेंडेशन थी। उसके बाद मैकॉले मिनट आते हैं 1835 का, जैसे हमने देखा ये कम्प्लीटली जो है ब्रिटिशर्स की ही बात करता है, एंजलिस्ट को ही फेवर करेगा, इंग्लिश को ही फेवर करेगा, इसीलिए इसने बोला कि हम वेस्टर्न साइंस को पढ़ाते हैं, लिटरेचर में पढ़ाते हैं, वेस्टर्न लिटरेचर में, और इंग्लिश की ही लैंग्वेज यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और इसका क्या था, इसका वही कॉन्सेप्ट था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, कि हम कुछ क्लास को एजुकेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद वो नीचे नीचे कुछ लोग जो हैं वो आगे हेल्प करते रहेंगे, ठीक है, एजुकेशन में। बाकी बेसिकली हम एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोगों की, अपर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, जो इंटरप्रेटर्स रहेंगे ब्रिटिश और मासिस के बीच में। और ये जो क्लास होगी, ठीक है, ये सिर्फ देखने में, कलर वगैरह में, ब्लड में इंडियन होगा, बट इसके जो है ओपिनियंस इंग्लिश होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बोली थी मैकॉले ने, कि हम ऐसी एक क्लास जो है तैयार करते हैं, ठीक है। उसके बाद वुड डिस्पैच आता है आपका 1854 में, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला गया है इंग्लिश एजुकेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसने ये डाउनवर्ड जो है फिल्ट्रेशन की बात थी, इसको ख़त्म करा था, कि इसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, और मास एजुकेशन की बात की थी। तो उसके बाद हंटर कमीशन आता है 1882 में, ये बेसिकली यही था कि वुड डिस्पैच को जो है रिव्यू करने के लिए आया था। बट ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये हंटर कमीशन था 1882 का एजुकेशन के लिए। एक हंटर कमेटी सेटअप हुई थी 1919 में, वो आपको बताना क्यों हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में बहुत बार स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप हंटर कमेटी के बारे में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हंटर कमीशन जो बेसिकली था, ये रिव्यू करने के लिए आया था वुड्स डिस्पैच के, और इसने इम्प्रूवमेंट की बात की थी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। उसके बाद रेले यूनिवर्सिटी कमीशन आया 1902 में, ठीक है। ये हमने जो ऊपर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट देखा था 1904 का बाय लॉर्ड कर्जन, उसी के लिए बेसिकली आया था, ठीक है। इसमें भी सिर्फ जो है एक ही इंडियन मेंबर था, और इसने ही वो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 को रिकमेंड करा था, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है सैडलर कमीशन 1917 का, ठीक है। इसको लॉर्ड कैम्सफोर्ड ने रखा था कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसकी वर्किंग को जो है देखने के लिए, ठीक है। और इसने भी जो है सेकेंडरी एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बात की थी। फिर आता है हार्टोग कमेटी 1929 का, ठीक है। इसने भी कहा कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, और कोर्सेज़ की डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी।
उसके बाद आपका आता है सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पहला अटेम्प्ट था टू डेवलप नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया। ठीक है, अगर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन हम डेवलप करने की बात करें तो उसमें ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, और इसने राइट टू यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी बच्चों के लिए बिटवीन 6 to 11 ईयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप आज बताइए मेरे को, जो हमारा RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी सिमिलर प्रोविजन थी। आपको बताना है वो क्या प्रोविजन थी, क्या एज ग्रुप रखा गया कि जिसके लिए कंपल्सरी एजुकेशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। ठीक है, तो आपने ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप पॉलिटी वगैरह देखेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, ये अलग अलग कमीशंस आए थे, ये आपको एक बार अपना देखना है किसने क्या रिकमेंड करा, आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर ये जो PDF है, ठीक है, मैं आपको हमारे ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको रिवीजन कर सकते हैं। और बाकी आपको ये मेरी सीरीज़ कैसे लग रही है, मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ आपका फीडबैक है वो भी शेयर करें, मैं उस पर वर्क करूँगी। एंड अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं मैं ऐसे और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, आपकी रिवीजन में हेल्पफुल होंगे ये, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके कुछ भी आपको जो है अगर कंसर्न होता है आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।